इंसान प्रतिभा, परिश्रम और लगन से किसी एक क्षेत्र में खास मुकाम हासिल करता है। लेकिन अगर कोई इंसान अलग अलग क्षेत्र में हाथ डाले और उनमें अलग अलग खास मुकाम बनाता चले तो उन्हें हम गुलजार ही कहेंगे। अगर आप गुलजार के काम का दायरा देखें तो यह यकीन नहीं होता कि एक ऐसा शख्स है जो इतनी सारी विधाओं में लगातार काम कर रहा है, बिना थके और बिना खुद को दोहराए। काम भी ऐसा कि कहीं कोई झोल नहीं। ऐसा कम ही होता है, लेकिन गुलजार इसमें कभी चूके नहीं। 18 अगस्त 2025 को गुलजार 90 साल के हो जाएंगे। इस उम्र में भी वो सक्रिय हैं और लगभग 6 दशक के लंबे अंतराल में बदलते दौर और युवा पीढ़ी की उमंग दोनों को गुलजार ठीक ठीक मापते रहे हैं। जिस बॉलीवुड में हर शुक्रवार को सितारे डूबते चढ़ते हों, वहीं 6 दशक तक खूंटे जमाए रखना कोई हंसी ठट्टा तो नहीं है। यह मौजूदगी कोई कामयाबी के शिखर बनाने भर की भी नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से कुछ महसूस करके उसे गुलजार टाइप बना देने की है। इसलिए तो गुलजार हम सबके महबूब हैं। उनके ही शब्दों में कहें तो 90 साल का महबूब, ऐसा महबूब गुलजार एक दिन में नहीं बने। जीवन के थपेड़ों ने उनमें वो संजीदापन भरा जिसके चलते पाकिस्तान के दीना झेलम में जन्मे संपूर्ण सिंह कालरा को एक ऐसे कलाकार में तब्दील कर दिया जो तर्क और कल्पना की कसौटी पर शब्दों और दृश्यों का तिलिस्म बुनता है, जिसमें आप डूब जाना चाहते हैं। जब वे गाने लिखने बैठते हैं तो पहला ही गाना लिखते हैं मोरा गोरा अंग लई ले मोहे श्याम रंग दे दई। जिस बॉलीवुड की दुनिया में गोरे रंग की चमक दमक कुछ ज़्यादा ही हो, वहाँ पहले ही गाने में श्याम रंग की चाहत। स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो आनंद जैसी फिल्म जिसका नायक हंसते हंसते पल पल करीब आती मौत के लिए तैयार नजर आता है। फिल्म बनाते हैं तो वो आंधी और मौसम की शक्ल के सामने आते हैं, जहां संवेदनाओं का ज्वार अपने चरम पर नजर आता है। टीवी सीरियल की बात होती है तो मिर्ज़ा गालिब का शाहकार सामने आता है। मिर्ज़ा गालिब टीवी धारावाहिक की हैसियत कुछ वैसी है जैसे बड़े पर्दे पर मुगले आजम की मान लीजिए। बच्चों के लिए लिखा तो जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है। इन सब के बीच वक्त निकालकर शायरी, कविताई और किस्सा गोई में गुलजार अपनी चमक बिखेरते रहे। अपने आप में यह चमत्कार ही है कि अपनी तमाम रचनात्मकता का इस्तेमाल गुलजार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बखूबी कर लेते हैं। इन सब के बीच अगर आप उन्हें कहीं भी किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए कह दें तो घंटों बिना किसी तैयारी के बोल सकते हैं, वो भी इस अंदाज में कि हजारों सीटों वाले थिएटर हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हिंदी और उर्दू की चाशनी में घुली उनकी ज़बान और उनके रेफरेंसेस बीच बीच में रह रहकर गूंजने वाली तालियां। गुलजार के सफ़र की शुरुआत तब हुई जब 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया और पिता घर परिवार को चलाने के लिए छोटा मोटा कारोबारी काम करने लगे। गुलजार बंटवारे के दौर की हिंसा को सालों तक नहीं भूल पाए। जब वे 11-12 साल के थे, अपनी आंखों के सामने उन्होंने सैकड़ों लोगों का कत्ल होते देखा था, लाखों लोगों को रातों रात उजड़ते भी। कच्ची उम्र के जख्म जिंदगी भर नहीं जाते। गुलजार के अंदर भी वह पूरा हादसा किसी खतरनाक मंजर की तरह उबलता रहता है, सालता रहता है। तभी तो गुलजार लिखते हैं, आँखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ। माचिस फिल्म बनाते हैं तो उनका दर्द कुछ यूँ छलक आता है, छोड़ आए हम वो गलियाँ, छोड़ आए हम वो गलियाँ, जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। लेकिन गुलजार इसी दर्द से सिमटे भर नहीं रहे। वे कहते हैं, वक्त के साथ समझ में आया कि कम कहने में ज़्यादा तासुर है, ज़्यादा कहने से अर्थ डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए यही गुलजार जब मस्ती के मूड में आते हैं तो बखूबी लिख डालते हैं। गोली मार भेजे में भेजा साला शोर करता है। यही गुलजार जब प्रेम कविता लिखते हैं, तुम्हारे गम की डली उठाकर जुबा पर रख ली है, देखो मैंने, यह कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ। बहरहाल बचपन से गुलजार को कविताएं लिखने का शौक़ था। गुलजार के पिता का मानना था कि कविता लिखने या फिर कहानी लिखकर आजीविका नहीं चल सकती थी। लिहाजा वो गुलजार के लिए अपने नाते रिश्तेदारों से कहा करते थे, ये भाइयों से उधार मांगेगा और गुरुद्वारा के लंगर में खाना खाएगा। 1950 में गुलजार अपने भाई के काम में हाथ बटाने के लिए मुंबई आए। तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वे फिल्मी दुनिया में काम करेंगे। शुरू में एक मोटर गैराज में भी उन्होंने काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनका रुझान फिल्मी दुनिया की तरफ हुआ
उन दिनों के फिल्मी गीतकारों में से एक राजेंद्र कृष्ण के घर पर किराएदार की हैसियत से गुलजार रहे। गुलजार वामपंथी रुझान के चलते शैलेंद्र जैसे गीतकारों के संपर्क में आए। बाद में बिमल रॉय के सहायक के तौर पर काम करने लगे थे, लेकिन लेखन की शुरुआत नहीं हो पाई। शैलेंद्र ने उन्हें सबसे पहले बिमल रॉय की फिल्म में गाने लिखने के लिए प्रेरित किया और गुलजार का नाम बिमल रॉय के सहयोगी देबू सेन को सुझाया। इस तरह से 1963 में बंदनी फिल्म की मोरा गोरा अंग ले मोहे शाम रंग दे दई गीत से गुलजार ने बताया कि वे यहाँ लंबे समय तक टिकने वाले हैं। बिमल रॉय के निधन के बाद गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी के सहायक बने। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के स्क्रीन प्ले और गीत ने गुलजार को बेहद कामयाब बनाया। इसमें आशीर्वाद, आनंद और गुड्डी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल है। आनंद के लिए गुलजार को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, लेकिन वो इतने नर्वस थे कि वे इसे लेने स्टेज पर नहीं गए। हालांकि बाद में उन्हें यह अवार्ड लेने के लिए 19 बार स्टेज पर चढ़ना पड़ा। कह सकते हैं गुलजार को पहले सम्मान के बदले तो अवार्ड लेने की आदत सी पड़ गई, क्योंकि उनका काम अवार्ड समारोह में पदक जीतने लायक ही होता था। ऋषिकेश मुखर्जी के सहायक के बाद गुलजार बतौर निर्देशक भी काफ़ी कामयाब हुए। उनकी फिल्मों में मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, माचिस और आंधी जैसी लीक से हटकर बनी फिल्में शामिल रही हैं। माचिस के बाद गुलजार ने फिल्म निर्देशन को अलविदा कह दिया, गीत लिखने लगे, तो कुछ ही सालों में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीत लिया। बीड़ी जलाइले से लेकर दिल तो बच्चा है जी में गुलजार कुछ ज़्यादा प्रयोग करते नजर आए और इसमें खासे कामयाब रहे। गुलजार उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, तो इन दिनों अपनी तबीयत का काम कर रहे हैं। कविताएं लिख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद कर रहे हैं। 4 दशक पहले अपनी बेटी बॉस्की यानी मेघना के लिए बॉस्की का पंचतंत्र लिखा था और तो और इसके बाद अपनी नाती समय के लिए नए सिरे से पंचतंत्र लिखा। गुलजार के पूरे जीवन में ये साफ नजर आता है कि समय के साथ वे खुद को बदलते रहे। उनका फोकस कभी डगमगाता नहीं दिखा, वह भी तब जब उनके अपने जीवन में आंधी आ गई थी। दरअसल आज से लगभग 52 साल पहले 18 अप्रैल 1973 को गुलजार और राखी ने आपस में प्रेम विवाह किया था। इस शादी में उस वक्त की भारतीय सिनेमाई दुनिया के तमाम दिग्गज शरीक हुए थे। गुलजार की बेटी और फिल्मकार मेघना गुलजार ने अपने पिता के जीवन पर किताब लिखी है, बिकॉज ही इज। इसमें मेघना ने बताया है कि किस तरह से सुनील दत्त राखी के भाई बने थे और एस.डी. बर्मन और जीपी सिप्पी परिवार की देखरेख में शादी संपन्न हुई थी। मेघना ने माँ राखी और पिता गुलजार दोनों की 1968 में हुई पहली मुलाकात से लेकर अलग होने तक का विवरण लिखा है। दिलचस्प यह है कि 5 साल की कोर्टशिप के बाद हुई शादी महज 1 साल ही चल पाई और 1974 में राखी और गुलजार दोनों की राहें अलग अलग हो गई। लेकिन इसके बाद के सालों में दोनों ने एक दूसरे का ऐसा साथ निभाया है कि पता ही नहीं चलता कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग होने के करीब 45 साल बाद 2020 में स्टारडस्ट पत्रिका को एक इंटरव्यू में राखी ने कहा, हम दोनों को अलग अलग रह रहे बेस्ट कपल का अवार्ड मिलना चाहिए। हम लोग अधिकांश शादीशुदा जोड़े से कहीं अधिक तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। गुलजार और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। वह तो मुझे अब भी अपनी पत्नी के तौर पर ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि उनका फ़ोन आता है कि मैंने डिनर के लिए दोस्तों को खाने पर बुलाया है और खाने को कुछ भी नहीं है, जल्दी से झींगा कढ़ी भिजवा दो, और मैं जल्दी से करती हूँ, उनकी पसंद की खीर बनाकर भेजती हूँ। यह सब मुझे पसंद है। दूसरी तरफ बेटी की किताब के विमोचन के मौके पर गुलजार ने याद करते हुए कहा था, जब हमारा प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था तब मैं उन्हें तोहफे में साड़ियाँ दिया करता था। ऐसा करते हुए मुझे साड़ियों की पहचान हो गई थी। मैं उन्हें सबसे बेहतरीन साड़ियाँ गिफ्ट करता था और आज भी करता रहता हूँ। ऐसे में मेघना के जन्म के 1 साल के बाद दोनों अलग अलग क्यों हुए, मेघना ने इसका विवरण तो नहीं लिखा है, लेकिन यह जरूर बताया है कि राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी और गुलजार को लगता था कि माँ बनने के बाद फिल्मों में काम करना ठीक नहीं होगा। आंधी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हो गया था, वो भी तब जब यश चोपड़ा ने राखी के सामने कभी कभी में काम करने का ऑफर रखा। गुलजार के मना करने के बाद भी राखी ने जब फिल्म साइन कर ली थी तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन प्यार बना रहा। और मेघना बताती है कि मेरी माँ राखी ने पनवेल में उसी जगह फार्म हाउस खरीदा जहाँ पर वह गुलजार से पहली बार मिली थी। अच्छी बात यह रही कि दोनों गुलजार और राखी ने अलग अलग रहने के बाद भी इसका असर अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दिया और ना ही दोनों अपने अपने पेशेवर काम से डगमगाए।
इस मुकाम पर भी गुलजार के लिए कुछ चीज़ें आज भी नहीं बदली है। मुंबई में रहने के बाद भी गुलजार तड़के 5 बजे उठ जाते हैं। कहते हैं सूर्य उन्हें जगाए, उससे पहले तो सूर्य को जगाना चाहते हैं। उठने के बाद रोजाना बांद्रा के जिम खाना क्लब में टेनिस खेले बिना गुलजार का दिन शुरू ही नहीं होता। टीवी पर टेनिस और क्रिकेट का मैच आ रहा हो तो गुलजार कोई दूसरा काम नहीं करते। वो रोजर फेडरर, आंद्रे अगासी और जॉन मैकनेरो जैसे सितारों के फैन रहे हैं। वहीं क्रिकेट के मैदान में वे सुनील गावस्कर और वसीम अकरम के मुरीद रहे हैं। क्रिकेट से गुलजार का लगाव इतना गहरा है कि वे अपने सपने में कई बार खुद को क्रिकेट खेलते देखते हैं। इन खासियतों के अलावा सार्वजनिक जीवन में गुलजार के व्यक्तित्व के 2 अहम पहलू और हैं। वे हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है, इसके जवाब में गुलजार ने नसरीन मुनीब कबीर को दिए एक साक्षात्कार में बताया है कि जब वे किसी दूसरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं तो लगता है कि कोई अजनबी आकर उनके कंधे पर बैठ गया है। दरअसल एक जैसे कपड़ों को पहनने की अदा को भी उन्होंने गुलजार टाइप कर दिया है। इसके अलावा वो हमेशा उर्दू में ही लिखते हैं। दरअसल इसकी बड़ी व्यवहारिक समझ है कि उर्दू में लिखे होने से उनके गीत स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले कम लोग मिलते हैं, जो गुलजार का आइडिया मारना संभव ही नहीं होता। हालांकि ये बात और है कि खुद गुलजार पर दूसरों के नकल के आरोप भी खूब लगे हैं, चाहे वो इब्ने बतूता पहन के जूता वाला गाना हो या फिर ससुराल गेंदा फूल। गालिब के शेरों का तो गुलजार इतना इस्तेमाल कर चुके हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि वो गालिब के नाम की पेंशन खा रहे हैं जो खुद गालिब नहीं ले पाए। गुलजार ने लिखा है कि गालिब का उधार लेना और उधार न चुका सकने के लिए बहाने तलाशना, फिर अपनी खपती का इजहार करना जज्बाती तौर पर मुझे गालिब के करीब ले जाता है। हालांकि बार बार उन्होंने ये साबित किया है कि वे नकल करने में भी खूब कामयाब रहे। गुलजार की शख्सियत में एक खास बात और है। शांत और सौम्य नजर आने वाले गुलजार को तेज़ रफ्तार से कार चलाने की आदत है और इसके लिए वे जब बड़ी गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो इन तमाम तरह की कामयाबी के पीछे गुलजार की यात्राओं का भी बड़ा योगदान रहा है। वे फिल्म जगत के गिने चुने लोगों में होंगे कि भारत का कोना कोना कार चलाकर घुमाए हों। सालों तक अंग्रेजी नहीं बोलना पड़े, इसके लिए वे विदेश जाने से बचते रहे। लेकिन जब दुनिया देखने समझने की इच्छा हुई तो पजामे और कुर्ते में ही दुनिया के दूसरे देशों को भी देख लिया। लेकिन गुलजार हम सबके महबूब हैं और अपनी गीतों के लिए, अपनी फिल्मों के लिए, अपनी शायरी और कविताओं के लिए, अपनी कहानियों के लिए, अपनी जिंदा दिली के लिए, उनके सिनेमाई योगदान के लिए सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो गुलजार को मिल चुका है। साहित्य की दुनिया में उनका आना जाना होता रहा है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि साहित्य की दुनिया सिनेमाई लेखन से अलग विभिन्न विधाओं में गुलजार के लेखन को गंभीरता से लें।